नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिसमें चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। दिल्ली में अब नई सरकार के गठन का काउंटडाउन शुरू। लगातार बैठकों का दौर जारी। पीएम मोदी के अंतिम मोहर का इंतजार। 20 फरवरी को हो सकता है शपथ ग्रहण। केजरीवाल की नई मुसीबत। शीश महल की होगी विस्तृत जांच। सीवीसी ने दिया आदेश। तो वहीं दिल्ली में नई सरकार का गठन होने के बाद हटाए जाएंगे नॉन ऑफिशियल स्टाफ। अमेरिका के अवैध प्रवासियों से भरे विमान की अमृतसर में लैंडिंग पर जबरदस्त विवाद। भगवत मान भड़के। कहा, अमृतसर में ही लैंडिंग क्यों? पंजाब को बदनाम करने की हो रही साजिश। तो बीजेपी बोली, पंजाब के ही है ज्यादा प्रवासी। अब महाराष्ट्र में भी लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण के खिलाफ बनेगा कानून। फडणवीस सरकार ने बनाई 7 सदस्य कमेटी। डीजीपी के नेतृत्व में कमेटी का गठन। पीएम मोदी और राहुल गांधी करेंगे नए चुनाव आयुक्त का चयन। 17 फरवरी को होगी बैठक। ज्ञानेश कुमार का नाम रेस में सबसे आगे। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात दिल्ली की। दिल्ली में अब नई सरकार के गठन का काउंटडाउन शुरू हो गया है। पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे से लौटने का इंतजार भी खत्म हो गया है। अब जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लग सकती है। सीएम के चयन को लेकर लगातार मीटिंग्स पर मीटिंग्स हो रही है। खबरों के मुताबिक दिल्ली में 19 या 20 फरवरी को शपथ ग्रहण हो सकता है। तो वहीं 17 या 18 फरवरी को बीजेपी विधायक दल की बैठक भी हो सकती है, जिसमें सीएम के नाम का ऐलान होगा। इस बीच बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि प्रवेश वर्मा का नाम मुख्यमंत्री की रेस से बाहर हो सकता है। मिली जानकारी के अनुसार बीजेपी दिल्ली सीएम के लिए मनजिंदर सिंह सिरसा, जितेंद्र महाजन और रेखा गुप्ता के नाम पर विचार कर रही है। इन्हीं 3 में से कोई एक दिल्ली का नया सीएम हो सकता है। हालांकि कैपिटल टीवी इस खबर की पुष्टि नहीं कर रहा है। बस चर्चाओं का बाजार गर्म है, क्योंकि हर किसी को इंतजार है कि दिल्ली का अगला सीएम कौन होगा। कब तक और इंतजार करना पड़ेगा? देखिए, टेलीविजन चैनलों को और मीडिया हाउसेस को आकलनबाजी करने में ज़्यादा मज़ा आता है। आज ये लोग जो खबरें चला रहे हैं, ये कल कैपिटल टीवी के दर्शकों को हमने बताया था कि 9 लोगों की लिस्ट बन गई है। आज सारे टीवी चैनल वाले वही चला रहे हैं, 9 की लिस्ट, 9 की लिस्ट, 9 की लिस्ट। 9 की लिस्ट तो तैयार है, लेकिन कौन बनेगा ये सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी जानते हैं। उन 9 में से भी किसी को मालूम नहीं चलेगा। और ये भी नाम की घोषणा के 5 मिनट पहले तक किसी को पता नहीं होगा। दिस इज हाउ भारतीय जनता पार्टी वर्क्स। बहुत सारे टीवी चैनलों के ऊपर बिष्ट साहब को, तो नेगी साहब को और तमाम नेताओं को, जो प्रोबेबल कैंडिडेट्स हैं, जो 9 लोगों के नाम जो ये लोग बता रहे हैं, उनको बुला करके पूछताछ की जा रही है। भाई, जो टीवी पे आओगे रेस से बाहर हो जाओगे। जो बयान देगा रेस से बाहर हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके से नेता अपना सारा विश्वास प्रधानमंत्री मोदी में दिखा रहे हैं और जिस डिसिप्लिन का नुमाइश कर रहे हैं, वो मुझे लगता है कि बाकी दूसरी पार्टियों को इन विधायकों से सीख लेनी चाहिए। एक तो एक सवाल, मुख्यमंत्री कौन होगा? तो प्रधानमंत्री मोदी के हिसाब से इस जीत के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं, और आगे जैसा कि हम लगातार कह रहे हैं, जिसके ऊपर मीडिया चर्चा नहीं कर रही है, प्रधानमंत्री मोदी ने लिस्ट से पहले 100 दिन का कार्यक्रम मांगा है कि 100 दिन, अगले 100 दिन क्या करने वाले हो। वो 100 डेज का जो वर्क प्लान, वो जब तक नहीं आएगा, प्रधानमंत्री मोदी किसी के नाम के ऊपर अपनी मुहर नहीं लगाएंगे। जी, अब बात करते हैं केजरीवाल की बढ़ती परेशानियों की। केजरीवाल की कानूनी मुसीबत बढ़ सकती है। उनके सीएम रहते जिस बंगले का रिनोवेशन हुआ था, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन यानी कि सीवीसी ने उसकी जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। सीपीडब्ल्यूडी की एक फैक्ट रिपोर्ट पेश करने के बाद सीवीसी ने ये जांच के आदेश दिए। तो दूसरी तरफ केजरीवाल को एक और बड़ा झटका लग गया है। दिल्ली के मुख्य सचिव ने दिल्ली सरकार के तहत आने वाले सभी विभागों को एक नोटिस जारी किया है, जिसमें आदेश दिया गया है कि जितने भी नॉन ऑफिशियल स्टाफ है
उनकी लिस्ट बनाई जाए। नई सरकार का गठन होते ही दिल्ली सरकार में कार्यरत इन लोगों पर गाज गिर सकती है, मतलब इन्हें नौकरी से हटाया भी जा सकता है। कैसे फंसते दिख रहे हैं केजरीवाल? देखिए, इन लोगों ने सरकार ऐसे चलाया जैसे इनकी पार्टी है, इनकी बपौती है, इनके घर का कोई जो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। सरकारें ऐसे नहीं चलती, सरकार कानून से चलती है। आपने किसी की साली को, तो किसी की गर्लफ्रेंड को, तो किसी की मौसी को, किसी की फूफी को, किसी के चाचा को, किसी के देवर को आपने नौकरी दे दी। सरकारी नौकरी है, सरकार के खजाने से उनको सैलरी जा रही है। कोई क्राइटेरिया तो होगा, कोई एग्जाम तो होगा, कहीं कोई इंटरव्यू तो होगा, या फिर बस सरकार ऐसे चल रही थी, खाता न बही, केजरीवाल जो कहे वही सही। इसी दंभ और अहंकार कि 2050 तक हम चुनाव नहीं हारने वाले हैं, इसी वजह से ये मुसीबतें आ रही हैं। एक तो शीश महल का मसला। शीश महल में इस पूरे चुनाव में कोई मीडिया वाले ने कड़े से सवाल नहीं किया, कड़ाई से कोई सवाल नहीं किया, हल्का फुल्का, और उसको जो है पैसेज आप दे रहे थे। वो कह के निकल जा रहा था कि भाई पीडब्ल्यूडी ने बनाया, वो चीफ मिनिस्टर का घर है। चीफ मिनिस्टर का घर है? वो कहां लिखा हुआ चीफ मिनिस्टर का घर? तुमने अपनी अय्याशी के लिए घर बनाया। क्या आपने कोई आदेश पास करके ये कहा कि ये चीफ मिनिस्टर का डेजिग्नेटेड घर होगा? आपने ये काम नहीं किया। खर्चे आपने कर दिए, कानून आपने तोड़ दिए, सारे नियमों को ताक पे रख दिया, पेड़ कटवाया आपने, बिल्डिंग तोड़वाई आपने। जो बिल्डिंग एक घर का होना चाहिए था, आपने आसपास की 5-7 घरों को उसमें जोड़ दिया। 8 एकड़ केजरीवाल को घर चाहिए, 8 एकड़ में। तो सीपीडब्ल्यूडी ने अपनी प्रिलिमिनरी जांच की और रिपोर्ट दिया और ये बताया कि इतने सारे नियमों का उल्लंघन हुआ है केजरीवाल के द्वारा। तो सीवीसी ने जांच बिठा दी, अब जेल होना पड़ेगा। और इस केस में जो कागजात बता रहे हैं, केजरीवाल तो जाएंगे, भाभी जी का भी नंबर लगेगा। जी, चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अगली खबर की। पंजाब में अवैध भारतीय प्रवासियों के साथ अमेरिकी सैन्य विमान की लैंडिंग को लेकर राजनीतिक घमासान मच गया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इसे बीजेपी की ओर से पंजाबियों और पंजाब को बदनाम करने की कोशिश बताया है। दरअसल आज रात एक और विमान भारतीयों को लेकर अमृतसर उतरने वाला है। इस बीच पंजाब के सीएम भगवंत मान ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि अमेरिका से आने वाला हर विमान पंजाब में क्यों उतर रहा है। मान का कहना है कि विमान की लैंडिंग अमृतसर एयरपोर्ट पर नहीं बल्कि हिंडन या किसी अन्य एयरपोर्ट पर होनी चाहिए। इस पर बीजेपी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। बीजेपी का कहना है कि इसमें कोई संदेह नहीं कि जो वापस भारत आ रहे हैं उनमें से अधिकतर पंजाब के ही हैं। करीब 100 यात्रियां पहले विमान में 33 पंजाब के थे और आज आने वाले 119 यात्रियों वाले विमान में 66 पंजाब के हैं। विमान कहां उतरेंगे, इस पर बेकार की राजनीति की जा रही है। क्यों भगवंत मान भड़क रहे हैं? कोई बता रहा है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान उन लोगों को रिसीव करने जाएंगे। आप ये सोचिए, ये लोग नियम कानून को ताक पर रखकर ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जरिए, दलालों के जरिए इलीगल काम किया। कोई वर्ल्ड कप जीत के आ रहे हैं, चीफ मिनिस्टर रिसीव करने जा रहा है। पंजाब के लोग मेडल लेकर के आते तो रिसीव करने आता है क्या? ये भगवंत मान कभी आपको दिखा किसी खिलाड़ी को जो गोल्ड मेडल लेकर के आ रहा है, कोई जीत के आ रहा है, उसको रिसीव करने के लिए जाए? इलीगल लोगों को, जिन्होंने नियम कानून तोड़े हैं, एक्शन लेना चाहिए दलालों के ऊपर जो पंजाब के कोने कोने में बैठे हुए हैं, जो डंकी रास्ता, जो भाई फिल्म बन गई, तो फिल्म जब बन रही थी तो शाहरुख खान के खिलाफ क्यों नहीं बोले तुम? तब पंजाब की बदनामी नहीं हो रही थी। कबूतरबाजी आज से नहीं चल रही है वहां। ये डंकी रूट जो है कोई आज नया नहीं है। राहुल गांधी भी अमेरिका गए,
ये डंकी रूट से इलीगल तरीके से जो अमेरिका में है उनको यूटिलाइज कर रहे हैं, उनके घर जा रहे हैं मिलने के लिए। गलत काम करने वालों के साथ खड़े होकर हिंदुस्तान का ये पॉलिटिकल क्लास क्या दिखाना चाह रहा है? आप उसको जस्टिफिकेशन दे रहे हो। इन लोगों को तो पकड़ करके सीधे पूछताछ करनी चाहिए कि इस पूरे ह्यूमन ट्रैफिकिंग रैकेट में किसको किसको तुमने पैसे दिए, कहां कहां वो दलाल है, कौन कौन सा वो दफ्तर है, कि ताकि ये जो खराब प्रैक्टिस है इसके ऊपर रोक लग सके। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये जो पूरा जो रैकेट है कबूतरबाजी का, डंकी रूट पे लोगों को इलीगली भारत से अमेरिका कनाडा पहुंचाने का, इसमें पॉलिटिकल लीडर्स को भी माल मिलता है। लाखों लाख रुपए लगते हैं अमेरिका पहुंचाने को, वो भी इलीगल। तो कार्रवाई करनी चाहिए कहीं और तमाशा कर रहे हैं भगवंत मान कहीं और। जी, अब बात महाराष्ट्र सरकार के एक बड़े फैसले की। महाराष्ट्र सरकार ने भी अब लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए सरकार ने एक 7 सदस्यीय समिति का गठन किया है। ये समिति लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण रोकने के लिए कानूनी उपाय सुझाएगी। इस समिति का अध्यक्ष महाराष्ट्र के डीजीपी को बनाया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने जो समिति गठित की है उसमें महाराष्ट्र के डीजीपी के अलावा महिला एवं बाल कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक विभाग, कानून और न्यायपालिका विभाग, सामाजिक न्याय विभाग और विशेष सहायता विभाग के सचिवों के साथ ही गृह विभाग के उप सचिव भी शामिल किए गए हैं। राज्य सरकार ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है। आदेश में कहा गया है कि समिति अध्ययन के बाद बताएगी कि लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण की घटनाओं से निपटने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। अभी तो समिति का ही गठन हुआ है, लेकिन अभी से ही विरोध शुरू हो गया। देखिए, विरोध करने वाले तो विरोध करेंगे ही। जो कुछ भी इस देश में अच्छा होता है, कुछ लोग जो है बस बिगुल बजा देते हैं। क्यों ये किया जा रहा है? और ये हर राज्य में होना चाहिए। महाराष्ट्र की एक रिपोर्ट है, और मैं आपको बता दूं, ये कोई मीडिया वाला बताएगा नहीं, लेकिन वहां पे ग्राउंड पे लोग एजिटेट कर रहे हैं। कई सारे संगठन इसके खिलाफ काम कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में लाख से ज्यादा, फिर से सुनिए, लाख से ज्यादा हिंदू लड़कियां गायब हो गई हैं। उनका कोई अता पता नहीं है, धर्मांतरण हो गया है और पता नहीं कहां चली गई हैं। रोका नहीं जाएगा? रोका नहीं जाएगा क्या इसे? ये क्या हिंदुओं को कोई भी आकर के बरगला करके उनका पूरा डेमोग्राफी को चेंज करने का ये पूरा जो दुस्साहस जो लोग कर रहे हैं, उसके खिलाफ कोई कानून नहीं बनेगा? तो ये जो कानून है बहुत सारे राज्यों में ऑलरेडी चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके ऊपर कोई सवाल खड़े नहीं किए हैं। धर्मांतरण अगर वो इंड्यूसमेंट, लालच, प्यार, मोहब्बत, छलावा करके किसी भी व्यक्ति का धर्म परिवर्तित किया जाता है, कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। लव जिहाद का नया एंगल इसलिए है कि जो मैंने कहा कि महाराष्ट्र के अंदर लाखों लड़कियां, हिंदू लड़कियां, वो इस जाल में फंस चुकी हैं। तो इसके खिलाफ भी भैया, अगर आप प्यार मोहब्बत करते हो, चलो भाई 1 मिनट के लिए बाद मिले, तो फिर नाम छिपाने की क्या आवश्यकता है? नाम छिपाने की क्या आवश्यकता है? फेसबुक पे कोई मुस्लिम लड़का हिंदू नाम से क्यों अपने अकाउंट को चला रहा है? कानून में इस तरह के प्रावधान होने चाहिए कि कोई भी व्यक्ति अपना धर्म बदल के फर्जी नाम के साथ सोशल मीडिया पे एक्टिव है, कहीं वो आई कार्ड बना रहा है, कहीं वो झूठ अपनी जानकारी दे रहा है, पकड़ा जाए तो 20 साल की सजा। कड़े कानून नहीं बनेंगे, कड़ी सजा नहीं दी जाएगी। ये जो दुष्कर्म जो चल रहा है देश के अंदर में, ये बंद नहीं होगा। तो बहुत ही स्वागत करना चाहिए। अभी महाराष्ट्र ने ये काम किया है, यूपी, बिहार, झारखंड, हर जगह
इस तरह के कानून की आवश्यकता है। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। भारत के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम तय करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चयन समिति की बैठक 17 फरवरी को होगी। इस बैठक में पीएम मोदी के अलावा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल भी शामिल होंगे। बता दें कि मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार 18 फरवरी को रिटायर होने वाले हैं। इस वजह से नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की कवायद तेज हो गई है। वैसे रिपोर्ट्स के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त की रेस में ज्ञानेश कुमार का नाम सामने आगे चल रहा है। इसके नाम पर मुहर भी लग सकती है। अब क्या राहुल गांधी इस पर भी राजनीति करेंगे? राजनीति तो उन्होंने पहले ही करना शुरू कर दिया। ये केजरीवाल हो, राहुल गांधी हो, तमाम लोग, चीफ इलेक्शन कमीशन को ही आड़े हाथों ले लिया था इन लोगों ने। केजरीवाल तो यहां तक चला गया कि रिटायरमेंट के बाद उनको कोई बहुत बड़ा पोस्ट मिल रहा है, इसलिए वो इलीगल काम कर रहे हैं। क्या इलीगल काम कर रहे हैं बताएंगे नहीं, लेकिन आरोप जरूर लगा देंगे। राहुल गांधी ने एक दूसरी तरह का सवाल खड़ा कर दिया कि इलेक्शन कमीशन जो है वो सरकार का एक हिस्सा हो जाता है। कमेटी बना दी गई है, उसमें मुझे भी रखा गया है, गृह मंत्री भी हैं और उसमें प्रधानमंत्री भी हैं। तो वो लोग जो तय करेंगे वो फाइनल हो जाएगा, तो हमारे रहने या नहीं रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब 17 तारीख को मीटिंग है, तो जिस तरह का वो भाषण दिए लोकसभा के अंदर, तो मुझे तो नहीं लगता कि उनको जाना चाहिए और जाएंगे भी। दूसरा सवाल उन्होंने उठाया कि पहले इस कमेटी में जो प्रस्ताव गया था उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी थे, उनको क्यों हटाया गया? भाई हटाया इसलिए गया कि हर जगह जुडिशरी को नाक घुसड़ने की क्या आवश्यकता है। जुडिशरी को अपना काम करना चाहिए। भाई संसद, एग्जीक्यूटिव, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, किसी का कोई भूमिका है क्या ये कॉलेजियम सिस्टम में? क्या जुडिशरी में भ्रष्टाचार नहीं है, गंदगी नहीं है? वो अपना काम खुद करेंगे और हर जगह जो है वो चौधरी बनकर के नाक घुसड़ेंगे, ये नहीं चलेगा। डेमोक्रेसी फंक्शंस with a balance of power, with a system of check and balance, और उसमें ये सारी चीजें फिट नहीं बैठती। और राहुल गांधी को तो प्रॉब्लम वैसे भी नहीं होना चाहिए। उनके पिताजी, उनकी दादी, उनके परदादा, ये सारे लोग क्या कर रहे थे? ये लोग उस समय तो कोई कमेटी भी नहीं होती थी। अच्छा, इसका चेहरा पसंद है, इसको बना दो चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अच्छा, इनकी बीवी मेरी दोस्त है, अच्छा उसके हस्बैंड को बना दो। कांग्रेस पार्टी जितना कम बोलेगी उतना इज्जत उनकी बची रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने किसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को पार्टी में लेकर के मंत्री नहीं बनाया है, किसी सगे संबंधी को नहीं बना दिया है सीसी, जो काम कांग्रेस पार्टी किया करती थी। तो अभी देखिए 17 तारीख की मीटिंग में मुझे तो लगता नहीं कि राहुल गांधी जाएंगे, और जाएंगे तो वो क्या करेंगे? प्रधानमंत्री मोदी के सामने, अमित शाह के सामने क्या हालत होगी उनकी? क्या वो बोल भी पाएंगे? मुझे तो लगता है वो थर-थर कांपने लग जाएंगे, और इसलिए वो पहले से ही ग्राउंड तैयार कर रहे हैं कि मैं उस मीटिंग में नहीं जाऊंगा, तो वो नहीं जाएंगे। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।